जय हिंद साथियों। आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 8 का जो है विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह हम कक्षा 8 के जितने भी चैप्टर है एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। तो सीधे चलते आए हैं पहले चैप्टर की ओर। पहले देख लेते इसमें कुल कितने चैप्टर हैं। तो इसमें जो है कुल चैप्टर लगभग में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो इसमें जो है पहले चैप्टर में फसल एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दूसरा चैप्टर है सूक्ष्मजीवी मित्र एवं शत्रु। तीसरा चैप्टर है अध्याय 3 में है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। अध्याय 4 में है पदार्थ धातु और अधातु। इसी तरह कुल चैप्टर की बात किया जाए तो कुल चैप्टर की संख्या 18। कुल चैप्टर की संख्या कितनी है? 18 है। तो इसी तरह हम एक एक चैप्टर के कुल 18 चैप्टर का पूरा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहले चैप्टर की ओर चलते हैं। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। तो पहला चैप्टर में कौन सा है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। लिखा हुआ है ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। खुरपी, दरांती, बेलचा और हल, इन सब खेतों को देखे। तो बूझो पहेली एवं बूझो जानना चाहती है कि मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि खुरपी हो गया, दरांती हो गया, बेलचा हो गया, हल हो गया, ये सब जो दिया हुआ है इन औजारों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जीव जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है? कुछ इसको बड़ा कर लेते ताकि हमको पढ़ने में क्या हो, आसान हो। तो लिखा हुआ यहाँ पर सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित, मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो पौधे अपना भोजन किस प्रकार निर्माण करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य सहित जो है जितने भी जीव जंतु है जो कि परपोषी है, सभी अपना भोजन बनाने में क्या है? असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? तो आइए जानते हैं तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? सवाल है यहाँ पर, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए हम लोग जो है अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो क्या करना पड़ता है? तो भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि हम जितने भी, इतनी जनसंख्या जो हमारे देश की बड़ी जो है, इसका जो है भोजन पर्याप्त रूप से पूर सके। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो इतनी विशाल जो जनसंख्या, इन जनसंख्या को जो भोजन को पूरी तरह से पर्याप्त रूप में प्रदान करने के लिए जो है सही तरीके से इसका उत्पादन हो गया, उचित प्रबंधन हो गया, इसका सही तरीके से वितरण होना क्या होना आवश्यक है। उसके बाद कृषि पद्धतियां हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे।
वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो 10,000 ईसा पूर्व पहले कहा जाता है कि मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे। वे एक जगह से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की तलाश करने जाते थे। एक जगह नहीं मिला तो वो दूसरे जगह विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल हो गया, सब्जियां हो गया, वे सब खाते रहते थे। जैसे उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार प्रारंभ करने तक, क्योंकि उस समय जो है जितने भी थे मनुष्य थे उस समय अच्छे तरीके से उसको सब्जियां हो गया, कच्चे फल हो गया, इन सब की जानकारी नहीं थे। इन सब के साथ साथ जो है मनुष्य जो है शिकार करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। इसके बाद जो है धीरे धीरे खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य फसलों को उत्पादित कर सके। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है खेती करना शुरू किया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, अन्य फसलों को जो उत्पादित करना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे जो है हमारे समाज में क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते तो इसे फसल कहते हैं। तो याद रखना है, इसको रंग देना है, हेडलाइन करना है। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे फसल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फसल कहते हैं। इसको रंग देने, इसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। तो आगे हैं, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे के गेहूं से हैं। तो गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो जहाँ पर फसल की खेती की जाती है, जैसे मक्का की खेती की जाती है, तो वहाँ पर केवल और केवल किसके पौधे होने चाहिए, मक्का के। अगर गेहूं के कर रहे तो वहाँ पर किसके केवल होने चाहिए, गेहूं के होने चाहिए। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां हो गया, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हम लोग जो है फसलें जिस प्रकार उगाई जाती है, जिस मौसम में उगाए जाते उस मौसम के अनुसार जो है हम फसलों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है। तो फसलों के आधार पर जो है फसलों को जो है दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक फसल है खरीफ फसल, दूसरा क्या है, रबी फसल। इसको भी आप सबको अंडरलाइन कर लेना है। तो पहला है खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। तो याद रखना, जिन फसलों को जो है वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया, इत्यादि फसलें खरीफ फसलें हैं। तो याद रखना है, जो फसल जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। मुख्य तौर पर हमारे समय में जो है, मुख्य तौर पर भारत में जो वर्षा ऋतु जो होती है जून से सितंबर तक होती है। कब से कब तक, जून से सितंबर तक। इसको जो है मुख्य फसल में जैसे हो गया धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। उसके बाद है रबी फसल। रबी फसल में जैसे शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रबी फसल के दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सबको याद रखना है।
उसके बाद है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु समय जैसे हो गया दालें हो गया सब्जियां सब ये सब उगाई जाती है। आधार उसके बाद 1.2 में आधारिक फसल पद्धतियाँ क्या है? आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया? सवाल है, धान को जो है शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। आप सबको पता होना चाहिए जो सब धान की खेती किए होंगे, क्योंकि धान को जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिस कारण इसको जो है शीत ऋतु में उगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। कृषि कृषि करने के लिए सबसे पहले हम सबको क्या करना पड़ता है? मिट्टी तैयार कर। अगर कोई भी फसल लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। अगर मिट्टी तैयार हो गया तो उसे क्या करेंगे? बुआई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? खाद एवं उर्वरक देंगे। उसके बाद क्या करना है? सिंचाई करेंगे। उसके बाद क्या करना है? खरपतवार से क्या करना है? सुरक्षा करना है। उसके बाद क्या करना है? कटाई करना है। उसके बाद क्या करना है? भंडारण करना है। उसके बाद 1.3 में सबसे पहला क्या है? मिट्टी तैयार करना है। अगर हम कोई भी फसल लगाते हैं सबसे पहले हमें क्या तैयार करना पड़ता है? तो मिट्टी तैयार करना पड़ता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो याद रखना है, पोला मतलब क्या होता है? भुरभुरी करना। मिट्टी को क्या करना? तो पोला का मतलब होता है मिट्टी को क्या करना? भुरभुरी करना। तो याद रखना है, सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करना। प्रथम चरण में क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को पलटना और इसे क्या बनाना है? पोला बनाना है। कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र है। तो केंचुआ को जो क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि जो करती है, जो कि मिट्टी को पोला बनाती है, जो कि अच्छी तरीके से मिट्टी को तैयार करती है, इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते तथा ह्यूमस बनाते, जिससे ह्यूमस का खेत में निर्माण होता है। उसके बाद है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों जरूरी है? आखिर ये जो पोला करना पड़ता है हमें मिट्टी को, ये करना क्यों जरूरी है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज हो गया, जल हो गया, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अवघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपरी आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है, मिट्टी को उलटने पलटने में पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। आपने देखा होगा कि किसान सब जो है 4 से 5 बार किसी फसल को लगाने से पहले बहुत बार जुताई करते, ताकि मिट्टी को अच्छे से उसमें जितने भी ह्यूमस है, खाद्य पदार्थ है, अच्छे से मिल सके, ताकि पौधों को प्रचुर मात्रा में खनिज लवण की प्राप्ति हो सके। ये जो उलटने पलटने की और पोला करने की क्रिया जो कहलाती है, क्या कहलाती है?
तो जुताई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जुताई का। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो पाटल जो है यह मिट्टी को तो बड़े बड़े ढेले जो होते हैं पाटल की सहायता से मिट्टी को तोड़ा जाता है। उसके बाद है कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो याद रखना है, इससे जुताई के बाद खेत मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। उसके बाद क्या है? कृषि और औजार। क्या है? कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल हो गया, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर हो गया, इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। तो याद रखना है, भुरभुरा करने के लिए मिट्टी को जो हल हो गया, कुदाली हो गया, कल्टीवेटर सबका उपयोग किया जाता है। तो जैसे ये हो गया हल हो गया, क्या है? हल हो गया। ये जहाँ पर ये जो क्या है? ये हो गया हल सेफ्ट हो गया। यहाँ से वहाँ जो लगा हुआ तो ये क्या? हल सेफ्ट है। ये क्या है? बैल है। यहाँ पर क्या है? किसान है जो कि अपने खेतों में जो है हल को चला रहे हैं। तो उसके बाद है हल। हल प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। आप सबने हल हल देखा होगा घर गांव सब में, वहाँ पर जो है लकड़ी का हल बना हुआ था या फिर आजकल लोहे के भी बना लेते हैं, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु घोड़े ऊँट की सहायता से खिंचाया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। तो इसमें जो लोहे की पत्ती जो है तो याद रखना है, तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। इसे तिकोनी पत्ती देखा होगा आप सबने। ऐसा इसे क्या कहते हैं? इसे फाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे हल सेफ्ट कहता है। ये जो पकड़ा हुआ रहता है यहाँ, ये क्या होता है? हल सेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हल सेफ्ट कहते हैं। उसके बाद है हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे के चौड़ी और मुड़ी प्लेट मूरी प्लेट लगी होती है। जैसे हो गया कुदाली, ये क्या है? मूरी प्लेट है। उसके बाद यहाँ पर हैंडल है, यहाँ पर क्या छड़ है, यहाँ पर जोत है, ये सब क्या है? हैंडल है। उसके बाद है लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब है कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होते हैं। कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा से कल्टीवेटर सब तो आप सबने देखे होंगे। अगला है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब बीजों का चयन है, देखते हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा। माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाले। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो पहली जो है अपनी माँ को देखा जो बीज को बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है, और कुछ बीज जो है ऊपर में पानी के ऊपर में तैरे, कुछ बीज जो है नीचे बैठ गया। आखिर ये सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है। तो आगे देखते हैं।
क्रियाकलाप 1.1 है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी है? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते, अतः यह जल पर तैरने लगते। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब है क्या है, कौन कौन सा औजार है तो देखना है। एक है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र 1.2 में दिखाया गया है। अब है बीजों की कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। बीज बोने का क्या ये सब पारंपरिक तरीका है। उसके बाद है यह है सीड ड्रिल, जिसमें कि सीड बोया जाता है। ये सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल देखते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों का ही बचत होता है। इसमें अभी है, मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हुए इस प्रकार क्यों रखे हैं तो बताना है। तो मेरे विद्यालय एक पौधशाला है, नर्सरी है, जिसको क्या कहते हैं नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हुए इस प्रकार क्यों रखे हैं। तो देखा होगा आपने नर्सरी में छोटे छोटे पन्नीत के थैले या कुछ थैले बनाकर उसमें जो है नर्सरी में लगा दिया जाता है पौधा को। तो धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर पौधे जो है उचित दूरी पर रहेंगे तो पौधे क्या होंगे, मजबूत होंगे। अगर पौधे जो उचित दूरी पर नहीं होंगे, कम दूरी पर होंगे, पौधे क्या हो जाएंगे, पौधे जो है क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी बीज बोने से पहले जो उसकी उचित दूरी देखना आवश्यक है। अब है पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना 1.5 में है। वे पदार्थ जिन्हें पौधे में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो खाद एवं उर्वरक सबको पता होगा। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ की प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए पोषकों का क्या होता होगा। आपको बताना होगा यदि एक के बाद एक फसल लगाते हैं तो खेतों में जो है पोषक पदार्थ जो होती है उसका क्या, उस पर क्या असर होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते। यह प्रक्रम खाद देना, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अवशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अवशिष्टों को एक गड्ढे में
डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर क्रियाकलाप 1.2 है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट दीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ABC निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। प्रयोग की तैयारी तो A, B और C है। तो खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि, तो देखते हैं क्या तीनों गिलास पौधों में वृद्धि की गति एक समान है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है। किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है। तो देखना है तीनों गिलास में किसकी वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, NPK हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के साथ जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच खेत में कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। अवशोषण में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति को अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। तो पहले उत्तर ये फसल चक्रण याद रखना, एक फसल को दूसरे फसल में बदलना। अगर एक फसल लगाए तो अगली बार दूसरा फसल लगाएंगे, उसी को क्या बोला जाता है, फसल चक्रण, मतलब फसल को बदल बदल कर। तो एकांतर क्रम में उगाकर किया जाए। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आप सबको याद रखना है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों में, या फलीदार जो है तो लेग्यूमिनस कुल के जो जितने भी पौधे हैं तो उनकी ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिर, वायुमंडल जो नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। यही राइजोबियम बैक्टीरिया का काम है। अब है उर्वरक, देख लेते हैं। उर्वरक और खाद है। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो होता है एक मानव निर्मित लवण होता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा में है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ पर होता है, फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद में खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त मात्रा में हो जाता है। उर्वरकों में
उर्वरकों में पादप पोषक हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, फिर जिसको बोलते हैं एनपीके प्रचुरता में होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। खाद में पोटेशियम पोषक तुलनात्मक रूप से कम हो। अब है सारणी 1.1 में उर्वरक में खाद के बीच अंतर बताए गए। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी जलधारा की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धक के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों एवं जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक होता है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलें, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। अब आगे है, इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क है। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियों, बांध एवं नहर इत्यादि क्या है जल के स्रोत है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके देखते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। कौन कौन से है? तो मोट घिरनी हो गया, चैन पंप हो गया, ढकेली हो गया, रहट जिसको उत्तोलक तंत्र बोलते हैं। इन सब विधि के द्वारा जो है पानी जो है पूर्ति की जाती है। जैसे मोट के द्वारा जो है पानी निकाला जाता है। उसके बाद हो गया, उसके बाद चैन पंप के द्वारा पानी निकाला जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ढकेली के द्वारा पानी यहाँ पर निकाला जाता है, डुबाया उगाया जाता है। उसके बाद है, उसके बाद यहाँ हल के द्वारा पानी को निकाला जाता है। तो इन सब विधियों के द्वारा पानी को निकाला, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल हो गया, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियां, आजकल जो सिंचाई की आधुनिक विधियां वो कौन कौन सी है आइए तो जानते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। छिड़काव तंत्र, पहला कौन सा है? छिड़काव तंत्र। स्प्रिंकल सिस्टम, तो देखना है इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, इस विधि का उपयोग जो है असमतल असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से मुख्य मुख्य पाइप से जुड़े थे। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आता है ड्रिप तंत्र। दूसरा क्या है? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में, ये इसको याद रखना है। इस विधि में जो है जल बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में, ड्रिप तंत्र में जो पानी जो दिया जाता है पौधों की जड़ों में दिया जाता है, बूंद बूंद करके दिया जाता है। यह हो जाएगा ड्रिप तंत्र की सिस्टम जो कि पौधे की जड़ों में दिया जाता है। और यहाँ पर है
इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे बगीचों में वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। अब है, अब आता है खरपतवार से सुरक्षा। 1.7 में है खरपतवार से सुरक्षा करना है। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत के फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? तो देखते हैं, आइए जानते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित फसलें, अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। हमारे खेत में जो अवांछित पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने के क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल हो गया, पोषक हो गया, जगह हो गया और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार खटाई में पौधे डालते हैं। कुछ खरपतवार जो कटाई में भी बाधा डालते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख और मर जाते हैं। तो आप सबने देखा होगा आजकल जो खरपतवार नौसा कहता है, खरपतवार को नौस कर देता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी एवं हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नौसी कहा जाता है। आप सबने देखा होगा खरपतवार नौसी। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? आजकल बहुत ही महंगे महंगे जो है रासायनिक उपयोग किया जाता है, जिससे आजकल सूक्ष्म जीवों की भी नष्ट हो जाती है, जिसे खरपतवार नौसी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, खरपतवार नौसी में 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नौसी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। यह खरपतवार नौसी का छिड़काव। तो ये स्प्रे की सहायता से जो है किसान जो क्या करते हैं, खरपतवार की नौसी का नाश कर रहे हैं। क्या खरपतवार नौसी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसा पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले खरपतवार नौसी का छिड़काव करते। खरपतवार नौसी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक ढक कर कपड़े से ढक लेनी, क्योंकि जो है खरपतवार नौसी जो है बहुत ही विषैले होते हैं, जिससे हमारे शरीर को वो क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो अगला अब क्या करना है, कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते अथवा उसे धरातल के पास काट लेते। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहलाता है। तो काटी हुई फसल को जो बीजों को जो अलग किया जाता है मशीनों के द्वारा, इसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन, यह कार्य क्या है, कॉम्बाइन मशीन है। अब है द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को
फटक कर अलग करते हैं। तो फटक कर क्या करते हैं, अलग करते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिसे किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने कारण चिंतित वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल आग लगाने का भी खतरा होता है। तो याद रखना है। तो छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, अनाज के दानों को फटक कर जो अलग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विनोइंग कहते हैं। आप विनोइंग फटकने वाली क्या है, ये मशीन है। अब है कटाई पर्व। अब है कटाई। 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दोनों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नव्या एवं हर्षोल्लास और खुशी का पुरुष और महिला इस सभी मिलकर पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, नवन्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है, फसल का कटाई के बाद भंडारण करना है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दोनों बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से भी अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाता है। भंडारण से पहले दोनों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट हो गया, पीड़कों हो गया, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको तो यहाँ पर देखा मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम को सूखी पत्तियां रखे देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। अब है अनाज भंडारण हेतु साइलो देख सकते हैं। जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर है, यहाँ पर दिया हुआ है पहले से। भंडारण गृहों बोरों में अनाज का भंडारण पीड़कों जैसे चूहे कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। पीड़क मतलब जैसे चूहे, पहले पीड़कों का छिड़काव किया जाता है ताकि जो है कीटों एवं चूहों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अब आगे इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, पशुपालन कहते हैं। जब बहुत बड़े पैमाने पर अगर पशु को पोला या पसा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पशुपालन। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।